नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर से डिस्कस करेंगे बीपीसीसी पेपर की आंसर की। और हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर 35 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आज जो रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस वो हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं विद रैशनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रीवियस पार्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी और इसमें भी आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट जल्द से जल्दी मिलती रहे। इस पेपर के बाद हम BNS 041 के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम फटाफट से इस पूरे पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 36 नंबर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था वो पूछा गया था अदर नेम फॉर ओपियम इज। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि ओपियम का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पर आपको आंसर में करना था ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन आप पढ़ते रहिएगा साथ साथ। ओपियम का दूसरा नाम है अफीम। हमारे नोट्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा। ओपियम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अफीम। जिन्होंने बीपीसीसी कोर्स बाय कर रखा है वो नोट्स को ओपन करें, उनको देखें। मैंने कहा था कि ये नोट्स शॉर्ट एंड स्वीट जरूर बनाए गए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 क्वेश्चंस होते हैं। 45 क्वेश्चंस यानी कि 70 में से अगर आए हैं तो बहुत कुछ आपके लिए ये नोट्स कारगर साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ओपियम का दूसरा नाम क्या है, एफीम है। यहाँ पे कुछ साइन एंड सिम्टम्स दे रखे हैं, ये आप नोट्स के अंदर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवलेंचेज एंड फ्लड्स आर नेचुरल डिजास्टर ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एवलेंचेज और फ्लड्स है, एवलेंचेज का मतलब होता है हिमस्खलन एंड फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़ आना, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन किस टाइप के डिजास्टर है ये आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, हाइड्रोलॉजिकल टाइप। नेचुरल डिजास्टर के हाइड्रोलॉजिकल टाइप के ये दोनों के दोनों टाइप्स है, एवलेंचेज एंड फ्लड्स। ये हमारे नोट्स के अंदर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से बीपीसीसी जब 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था क्लाइमेटोलॉजिकल टाइप के जो डिजास्टर है उनमें से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रॉट एंड वाइल्ड फायर्स। ये 2021 में पूछा गया था। और इस बार पूछा गया हाइड्रोलॉजिकल टाइप से, एवलेंचेज एंड फ्लड्स। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, राइट आंसर हाइड्रोलॉजिकल टाइप। ओके, बाकी और पढ़ लेना आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन बाय पीपल बिफोर डिजास्टर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया, बिफोर डिजास्टर जो है आप कौन कौन से स्टेप्स जो है आप ले सकते हैं एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकेंड, पुट द प्लान इनटू एक्शन। पुट द प्लान इनटू एक्शन, ये बिफोर डिजास्टर नहीं करना है, ये ड्यूरिंग डिजास्टर जो है आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं तीनों के तीनों आपके राइट है, यानी कि बिफोर डिजास्टर आप तीनों स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं आपको रैशनल में और दिखा देता हूँ। बिफोर डिजास्टर आप क्या करेंगे, रिस्क जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आप जानेंगे, साथ ही साथ जो डेंजर साइन है उनको भी आप जानेंगे, साथ ही साथ परचेज इंश्योरेंस जो है वो भी आप लेंगे। देखिए ये तीनों ऑप्शन आपको दे रखे, तो ये क्या है, बिफोर डिजास्टर के अंतर्गत है। और जो आपको एक ऑप्शन और दिया गया, पुट द प्लान इनटू एक्शन, ये आपको ड्यूरिंग डिजास्टर करना होता है। ये जो स्टेप है वो आपको ड्यूरिंग डिजास्टर फॉलो करना होता है, पुट योर प्लान इनटू एक्शन। साथ ही बिफोर के अंदर और भी दे रखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो ड्यूरिंग है उसके अंदर और भी है, देखिए हेल्प अदर्स, दूसरे की आप मदद करेंगे, साथ साथ जो भी ऑफिशियल इंचार्ज है जो इस इवेंट को देख रहे हैं उसकी गाइडेंस में और उसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनकी एडवाइस में आपको काम करना है। नेक्स्ट लास्ट आता है आफ्टर डिजास्टर। जैसे डिजास्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको क्या क्या करना है, जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसको रिपेयर करना है, और साथ ही साथ फ्यूचर लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा गया, डू नॉट यूज इंट्रामस्कुलर रूट फॉर इंजेक्टिंग वैक्सीन इन केस ऑफ। इंट्रामस्कुलर रूट से कौन सी कंडीशन के अंदर वैक्सीन इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये सिंपली आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और ये एम्स में भी पूछा गया था। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर किसी पर्सन को है तो उस पर्सन को आईएम रूट से इंजेक्शन नहीं लगाना है। इंजेक्शन हो चाहे वैक्सीन हो, ये आईएम रूट से नहीं लगानी है। पेशेंट हीमोफीलिया का हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का हो सकता है। अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो आईएम रूट से वैक्सीन या फिर इंजेक्शन नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको रेशनल में और दिखा देता हूँ।
रेशनल में देखिए, द इंट्रामस्कुलर रूट मस्ट नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर सच एज हीमोफीलिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हीमोफीलिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के पेशेंट्स में जो है आईएम रूट से इंजेक्शन वैक्सीन नहीं लगाना है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो काफ़ी समय तक वो ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इस बार बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक पे चर्चा हुई थी अभी कुछ ही दिनों पहले। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होने का इम्पोर्टेंट रीजन क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या हो सकता है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है वो सभी लोगों के अंदर डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, ओवर यूज इन वायरल इन्फेक्शन। पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जो भी इन्फेक्शन हुआ है, डॉक्टर क्या करता है, जाते ही एंटीबायोटिक लिख देता है, प्रेस्क्राइब कर देता है एंटीबायोटिक। पेशेंट एंटीबायोटिक खाता है, ठीक भी हो जाता है। लेकिन फिर से वही इन्फेक्शन उसको हो जाता है, फिर से वो डॉक्टर के पास जाता है, फिर से डॉक्टर ने वही एंटीबायोटिक उसको प्रेस्क्राइब कर दी। अभी एंटीबायोटिक जो ले रहा है, एक बार ली, दो बार ली, ठीक हो गया, तीन बार ली, ठीक हो गया। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये एंटीबायोटिक खाते खाते इस एंटीबायोटिक की उस पर्सन के अंदर रेसिस्टेंस पावर डेवलप हो जाएगी, यानी एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देगी। इसीलिए बहुत बार मैं भी कहता हूँ कि जो भी पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनको भी कहता हूँ, और आप भी कह सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं आपके अपने अड़ोस पड़ोस को भी और अपने घर वालों को भी, जितना घरेलू नुस्खा आप अपना सकते हैं, जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो उनसे आप जितना जल्दी ठीक होए उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। एंटीबायोटिक्स जो है वो शरीर के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है उसका इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, ओवर यूज इन वायरल इन्फेक्शन। चलिए रेशनल में और देख लेते हैं इसको। रेशनल में देखिए, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इज़ द वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यानी एंटीबायोटिक जो रेसिस्टेंस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो भी पर्सनस है, जो भी पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ये रेसिस्टेंस जो है वो डेवलप हो रही है। तो ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इसके इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, एक तो आपने पढ़ लिया ऑप्शन फर्स्ट जो है, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन वायरल इन्फेक्शन। पेशेंट को हुआ है वायरल इन्फेक्शन और आपने दे दी एंटीबायोटिक, उसके ओवर यूज की वजह से रेसिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो जाएगी। साथ ही साथ मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन इन्फेक्शन, पता नहीं है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल है, फंगल है, कोई सा भी है, ठीक है। लेकिन मिस यूज अगर एंटीबायोटिक का हो रहा है, पेशेंट को इन्फेक्शन है ही नहीं और पेशेंट आया, उसको पेशेंट को जो है आपने क्या कर दिया, एंटीबायोटिक दे दी। पेशेंट एंटीबायोटिक खा रहा है, ठीक भी हो रहा है, खा रहा है, लेकिन उसके अंदर रेसिस्टेंस डेवलप हो रही है। तो ये मिस यूज जो है एंटीबायोटिक का, उसकी वजह से भी जो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है वो डेवलप हो सकती है। देखिए इसके साथ ही अंडर डोजिंग इन अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन, इन्फेक्शन का पता नहीं है फिर भी आपने एंटीबायोटिक दी है, लेकिन वो अंडर डोजिंग दे दी, वो प्रॉपर डोज आप नहीं दे पाई। जितनी आपने बताई कि आपको 200 mg में ये टेबलेट लेनी है, 200 mg ना देकर या तो आपने 500 mg दे दी या फिर आपने 100 mg दे दी, ठीक है। साथ ही साथ इन अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन, आपने कहा था कि 10 दिन के लिए आपको लेना है, लेकिन पेशेंट 10 दिन के बजाय उसको 1 महीने तक चला रहा है, यानी कि 30 दिन तक वो लेता ही जा रहा है। या फिर 10 दिन के लिए कहा था लेकिन उसने एक बार फिर से वही दवाई ले ली और वो कंटिन्यू 1 महीने तक खाई जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगी, रेसिस्टेंस डेवलप होगी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है वो डेवलप हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉपिकल स्टेरॉइड। एक यहाँ पर टॉपिकल स्टेरॉइड का एग्जाम्पल है, वो कौन सा है आपको बताना था। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, बीटामेथासोन। हमारे नोट्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा, टॉपिकल स्टेरॉइड बीटामेथासोन होती है एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये दोनों ही टॉपिकल स्टेरॉइड है जिनका यूज जो है एटोपिक डर्मेटाइटिस, स्टेसिस डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, एलर्जी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इनमें होता है। तो ये यूज भी आपको पूछा जा सकता है, अभी देखना यूज भी पूछा गया ड्रग का। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेरेब्रल एडिमा, कौन सी वो ड्रग है जिसको सेरेब्रल एडिमा को ठीक करने के लिए यूज लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, मैनिटॉल। मैनिटॉल जो है, इस मैनिटॉल ड्रग जो है वो यूज ली जाती है सेरेब्रल एडिमा एंड ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए।
और ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, तो वहाँ पर आपको आंसर में क्या करना था, मैनेटोल करना था। यहाँ पर आपको पूछा गया कि सेरेब्रल एडिमा को ठीक करने के लिए कौन सी दवाई यूज लेते हैं, तो भी आपको आंसर में क्या करना था, मैनेटोल। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोमा और सेरेब्रल एडिमा दोनों को ठीक करने के लिए मैनेटोल यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकल एनेस्थेशिया यूज्ड फॉर नॉर्मल इंटेक्ट स्किन इज। नॉर्मल स्किन इंटेक्ट के लिए लोकल एनेस्थेशिया जो यूज लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, ये आपको पूछा गया सिंपली। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड। आप कंफ्यूज हुए होंगे कि यहाँ पर लिग्नोकेन भी दे रखा है, एड्रेनलिन भी दे रखा है। तो एड्रेनलिन का तो चलो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इन दोनों में आप कंफ्यूज हुए होंगे तीनों ऑप्शंस में, और आपने एक, दो या तीन इनमें से आपने कोई ना कोई चूज किया होगा। तो ऐसा नहीं करना है। लोकल एनेस्थेशिया अगर नॉर्मल इंटेक्ट स्किन के लिए यूज ले रहे हैं तो वो लेंगे लिग्नोकेन प्लस एड्रेनलिन, दोनों कंबाइंड में आते हैं। इस एनेस्थेशिया की कॉम्बिनेशन को लोकली हम नॉर्मल इंटेक्ट स्किन के लिए यूज लेते हैं। देखिए यहाँ पर रेशनल के अंदर, ये हमारे नोट्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा लोकल एनेस्थेशिया। यहाँ पर देखिए 1% लिग्नोकेन विथ एड्रेनलिन, यानी कि लिग्नोकेन प्लस एड्रेनलिन जो है ये आपको लोकल एनेस्थेशिया स्किन को इंटेक्ट करने के लिए आपको यूज लेना है। बाकी इंडिकेशन, डॉज, प्रिकॉशंस, एडवर्स इफेक्ट ये आप पढ़ लेना, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ से सवाल और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी एमीबिक ड्रग्स एक्सेप्ट। सभी के सभी क्या है, एंटी एमीबिक ड्रग्स है एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल जो है प्रोटोजोल इन्फेक्शन या फिर वर्म इन्फेक्शन आप बोल सकते हैं। ये एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है एडल्ट्स को 400 mg, और जो भी बच्चे होते हैं उनको 200 mg, क्योंकि यहाँ से सीएचयू के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एल्बेंडाजोल को लेकर। ध्यान रखिएगा, एल्बेंडाजोल एंटी एमेबिक नहीं है। बाकी जो मेट्रोनिडाजोल है, टिनिडाजोल है, ओरेंडाजोल है, ये सभी एंटी एमेबिक ड्रग्स है। यहाँ पर आपको नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एंटी एमेबिक ड्रग्स में मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, डिफ्लोक्सासिन, ये भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, इधर देख लेंगे। यहाँ पर देखिए ओनिडाजोल। तो ये कुछ ड्रग्स के आपको ऑप्शंस दे रखे हैं सेम। यहाँ पर देखिए कॉमन जो एंटी एमेबिक ड्रग्स है वो कौन कौन सी है, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, स्केनेडाजोल, ओनिडाजोल, स्टेनिडाजोल। ये यहाँ पर जितने भी जोल ना वो यहाँ पर आ गए। ये एक जोल नहीं होगा एल्बेंडाजोल, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जोल लगे हुए हैं तो ये भी जोल लगा हुआ है, ये भी एंटी एमेबिक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सेम एज इट इज ऑप्शंस आपको देते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट ड्रग है वो है डायलॉक्सिनी डिफ्यूरेट। ये डायलॉक्सिनी डेन्यूफ्यूरेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी अमीबियासिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। विटामिन डी जो है वो किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, कैल्शियम। हमारे नोट्स के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। बाकी इसकी डिटेल आप यहाँ पर और पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको रैशनल दे रखा है। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन डी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग एक्शंस लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया एक्सेप्ट। सभी के सभी जो एक्शंस हैं उनकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है लार्ज डोज ऑफ डेक्सट्रोज। इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। बाकी अगर लार्ज डोज इंसुलिन की हुई है, मिसिंग मील हुआ है, या वाइग्रस फिजिकल एक्सरसाइजेज है, तो इनकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया पर्सन को हो सकता है। यहाँ पर रेशनल के अंदर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन, मिसिंग मील एंड परफॉर्मिंग वाइग्रस फिजिकल एक्सरसाइज सेम वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एक्सेप्ट। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी के सभी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है एक को छोड़कर। मेग्लिटोल ये नहीं है, ऑप्शन थर्ड। बाकी एनालाप्रिल, एटेनोलोल, एम्लोडिपिन ये सभी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। यहाँ पर आप रेशनल में देख सकते हैं, एनालाप्रिल, लोसार्टन, एटेनोलोल एंड एम्लोडिपाइन ये सभी एंटी हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्रग यूज टू कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज इज नोन एज। पोस्टपार्टम हेमरेज को ठीक करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए जो दवाई यूज ली जाती है उस दवाई को क्या कहते हैं, फिर उन ड्रग्स को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, यूटेरोटॉनिक।
जो ड्रग्स पोस्टमार्टम हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए यूज ली जाती है वो होती है यूट्रोटॉनिक्स। हमारे नोट्स के अंदर आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर पोस्टमार्टम हेमरेज के लिए जो ड्रग्स यूज लेते हैं। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोस्टमार्टम हेमरेज जो है उसमें ब्लड लॉस कितना होता है। ध्यान रखिएगा, CHU के एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में भी ये पूछे जाता है, और कितने समय के अंदर ये ब्लड लॉस हो रहा है और कब हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए जो आपको क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया यहाँ से, द ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच आर यूज टू कंट्रोल पोस्टमार्टम हेमरेज इज नॉन एज यूट्रोटॉनिक्स। तो यूट्रोटॉनिक जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको और डिटेल में पढ़ लेना यहाँ से, और जिन्होंने कोर्स बाय कर रखा है वो तो नोट्स पढ़ ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट। एक को छोड़कर सभी के सभी क्या आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव उसके बेनिफिट्स है। और यहाँ पर बेनिफिट आ गया, मतलब आपको भी बेनिफिट मिलने वाला है, बोनस अंक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चारों ऑप्शंस सही है। डिस्मेनोरिया को ठीक करने के लिए भी यूज लेते हैं, मतलब ये जो ड्रग है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये डिस्मेनोरिया को भी प्रिवेंट करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलरिटी में लाती है, साथ ही ब्लड लॉस डिक्रीज करवाती है। अगर ब्लड लॉस डिक्रीज होगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी नहीं होगा, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से भी ये बचाती है। तो ये सारे के सारे क्या इसके बेनिफिट है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के। यहाँ पर रेशनल में देख लीजिए, सेम आपको यही चीज़ें मिलने वाली है। देखिए रेगुलरिटी ऑफ द menstrual cycle decrease blood loss, less iron deficiency anemia, decrease in dysmenorrhea। डिसमेनोरिया ठीक हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरिटी से आ रहे हैं, तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरिटी से आ रहे हैं तो सीधी बात है ब्लड लॉस भी जो है वो डिक्रीज होगा, और अगर ब्लड लॉस डिक्रीज होगा तो मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी नहीं होगा। तो सभी के सभी क्या है, बेनिफिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज, ये BPC सेशन 2021 में भी पूछा गया था और अभी 2022 में भी पूछा गया। देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, लेवोनॉर्जेस्ट्रेल। यहाँ पर देखिए रेशनल के अंदर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लियोनॉर्जेस्ट्रेल इज यूज्ड फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, और ये 2021 में भी पूछा गया था सेम एज इट इज़। तो यहाँ पर आपको लियोनॉर्जेस्ट्रेल जो है वो राइट आंसर करना था। अभी आपको जो भी फ्यूचर कम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाली है उनमें यहाँ से एक तो इसकी डोज पूछी जाती है, और आपको आंसर में करना है 1.5 mg, और ये कब तक लेनी होती है। अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है तो विद इन 72 आवर इस ड्रग को लेना होता है, तभी ये अपना काम अच्छे से करती है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं, दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट ड्रग्स आर। क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के लिए दो ऐसी कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली ड्रग्स है। यहाँ पर आपको आंसर में करना था ऑप्शन थर्ड, आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए, या फिर ATT आप बोल सकते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग्स यूज ली जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेशनल के अंदर DST is performed at least isoniazid and rifampicin, two most important and most commonly used ATD world over। ध्यान रखिएगा, आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन ये दोनों इंपॉर्टेंट ड्रग है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर द फॉलोइंग आर फिजिकल प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स एक्सेप्ट, मतलब PMS प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सभी क्या है फिजिकल सिम्टम है, एक को छोड़कर। यहाँ पर बात हो रही है फिजिकल की। फिजिकल में क्या होगा, एक्नीज बिल्कुल होगी, फैटिक भी होगी, साथ ही साथ मास्टेलजिया या फिर ब्रेस्ट टेंडरनेस आप बोल सकते हैं, ये भी होगा। ये फिजिकल सिम्टम्स है। कौन सा नहीं है, सैडनेस एंड एंगर, ये इमोशनल हो गया, इमोशनल सिम्टम हो गया। तो यहाँ पर देखिए सैडनेस और एंगर को छोड़कर बाकी सभी क्या है, फिजिकल सिम्टम्स है। बाकी यहाँ पे रेशनल के अंदर आपको मिल जाएगा, और हमारे नोट्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। फिजिकल सिम्टम्स, फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स, यहाँ पे अलग अलग जो भी साइन सिम्टम्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है, जो नोट्स है वहाँ पर देखिए। फैटिग, ब्रेस्ट टेंडरनेस यानी मास्टैल्जिया, एक्नीज, ये तीन ऑप्शंस तो आपको दिए गए थे फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स से, बाकी एक ऑप्शन आपको अलग से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाउडी एंड येलो वेजाइनल डिस्चार्ज इज पॉसिबल ड्यू टू। क्लाउडी और येलो कलर का अगर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये किसको इंडिकेट करता है, फिर कौन सी कंडीशन में ऐसा होता है। यहाँ पर आपको आंसर में करना था ऑप्शन फर्स्ट, गोनोरिया। गोनोरिया की कंडीशन अगर महिला में डेवलप होती है तो उसमें क्लाउडी एंड येलो कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर रेशनल के अंदर देखिए हमारे नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा।
देखिए यहाँ पे ब्लडी एंड ब्राउन, अगर ब्लडी एंड ब्राउन कलर है मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से हुआ है या फिर सर्वाइकल और यूट्राइन कैंसर की वजह से हुआ है। क्लाउडी एंड येलो कलर है मतलब गोनोरिया हुआ है। फ्रॉथी येलो एंड ग्रीनिश विथ बैड स्मेल है तो ट्रिकोमोनियासिस। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यानी कि उनका फेवरेट ये क्वेश्चन है, या बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पिंक, पिंक कलर होता है लोकिया के अंदर। थिक वाइटी चीज़ी ये यीस्ट इन्फेक्शन में होता है। साथ ही वाइट ग्रे एंड येलो ये बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, और बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के अंदर वाइट ग्रे एंड येलो तो होता ही होता है, साथ ही फिश ओडार भी होती है। तो ये अलग अलग और भी इसको पढ़ लेना, आगे जो भी इसके सिम्टम्स दे रखे हैं वो भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर्ड टू रूल मैलिग्नेंसी इन ब्रेस्ट एक्सेप्ट, यानी कि ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी को जानने के लिए या फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए सभी के सभी इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, एंडोमेट्रियल एस्पायरेशन। एंडोमेट्रियम का मतलब होता है यूट्रस, यानी तो यहाँ पर बात हो रही है एंडोमेट्रियल एस्पायरेशन की। यूट्रस से अपने को कोई एस्पायरेशन नहीं लेना है। ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी को हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो यूट्रस का कोई कनेक्शन इससे नहीं है। मेमोग्राफी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अल्ट्रासाउंड करेंगे, एस्पायरेशन बायोप्सी भी हम करेंगे। देखिए यहाँ पे रेशनल के अंदर यहाँ पर तीनों जो एग्जामिनेशन है वो हम कर सकते हैं। हम मेमोग्राम करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे एंड निडल एस्पायरेशन भी करेंगे। मतलब अल्ट्रासाउंड एग्जाम रेयरली करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, लेकिन ये एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियल का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड कैन बी यूज्ड आफ्टर डिलीवरी ओनली फॉर द फर्स्ट, यानी कि फैमिली प्लानिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया कि लैक्टेशनल जो एमनोरिया मेथड है वो एज ए फैमिली प्लानिंग वर्क करता है कब से कब तक, मतलब जैसे ही डिलीवरी हुई उस समय से लेकर कब तक ये लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड जो है वो काम करता है। तो आपको यहाँ पर आंसर में करना है ऑप्शन सेकंड, 6 मंथ, 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी जो है वो एब्सेंट होती है किस दौरान, लैक्टेशन के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेशनल के अंदर आप और पढ़ लीजिए इसको, लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड, ये मेथड जो है ये पहले 6 महीने तक यूज़ आप कर सकते हैं एज ए नेचुरल मेथड है ये फैमिली प्लानिंग का, तो इसको आप 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, इस दौरान कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नो स्कल्पल वैसेक्टोमी मेथड हैज़ ऑल द फॉलोइंग बेनिफिट्स एक्सेप्ट, मतलब एनएसवी के जो एनएसवी मेथड है उसके सभी के सभी क्या है बेनिफिट्स है एक को छोड़कर, या फिर सभी जो है एनएसवी के रिगार्डिंग सही है एक को छोड़कर। तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो अलग से दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन थर्ड, ए एन एम एनएसवी नहीं करवा सकते कितनी भी इसको या फिर ट्रेनिंग देके इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करवा सकते। एनएसवी के लिए देखिए मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप है वो होना चाहिए, और एक परफॉर्म जो इसको करने वाला है वो कौन होगा, एमबीबीएस ट्रेंड डॉक्टर होगा, और ये जो प्रोसीजर है वो कैसा है, सेफ एंड सिंपल है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, एक जो गलत है वो कौन सा, ऑप्शन थर्ड। देखिए यहाँ पर रिक्वायर लो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप ऑप्टेन बाय एमबीबीएस डॉक्टर, ये ट्रेंड होता है, साथ ही साथ ये सेफ एंड सिंपल प्रोसीजर है। बाकी आप और पढ़ते रहना साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी कोर्स ऑफ मास्टाइटिस इज, देखिए फिर से एंटीबायोटिक से क्वेश्चन पूछा गया कि मास्टाइटिस अगर किसी महिला को हुआ है उसको आप एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन कितना होगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट 10 to 14 डेज, या फिर 1 to 2 वीक, 10 से 14 दिन तक उसको एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर रेशनल में देख सकते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी, ट्रीटिंग मास्टाइटिस यूजुअली रिक्वायर 10 to 14 डेज कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, 10 से 14 दिन देना ही देना है। मास्टाइटिस को अगर ठीक करना है तो एंटीबायोटिक थेरेपी जो है 10 से 14 दिन चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग डाउन द वेजाइना ऑन मोमेंट इज सस्पेक्टेड केस ऑफ, मतलब वेजाइना से महिला को ऐसा लग रहा है कि वेजाइना से कुछ बाहर निकल रहा है, ऐसा किस केस में होता है ये आपको पूछा गया है, या फिर उसको कौन सी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स उसको नज़र आ रहे हैं या फिर वो ऐसा फील कर रही है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स अगर महिला को हुआ है तो ऐसे सिम्टम्स या फिर ऐसे साइंस उसके अंदर देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स, मतलब यूट्राइन प्रोलैप्स की यहाँ पे डिग्री दे रखी है अलग अलग, इनको तो आप पढ़ लेना। यहाँ पर आपको सिम्टम दिया गया है और सिम्टम दिया गया है ये वाला, फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग डाउन वेजाइना से, महिला कहेगी कि वेजाइना से कुछ
बाहर निकल रहा है ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ, तो मतलब उसको क्या हुआ है, यूट्राइन प्रोलैप्स हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड टू डायग्नोस एक्यूट पेल्विक पेन एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि एक्यूट पेल्विक पेन को डायग्नोस करने के लिए सभी इन्वेस्टिगेशंस आपको करने, एक को छोड़कर एक्सेप्ट से पूछा गया। और कंडीशन कौन सी दे रखी है आपको, एक्यूट पेल्विक पेन की। तो यहाँ पर सीटी स्कैन आपको नहीं करना है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। एक्सेप्ट पूछा है तो सीटी स्कैन आपको राइट आंसर करना है। बाकी जो ऑप्शंस है, मिड स्टेम यूरिन फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ये भी करेंगे, यूरिन फॉर इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी ये भी करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी टू रूल आउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये भी हम करेंगे। यहाँ पर रेशनल के अंदर देखिए इन्वेस्टिगेशन में, ये हमारे नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। मिड स्टेम यूरिन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए करेंगे, यूरिन फॉर इम्यूनोलॉजी टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी के लिए करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी टू रूल आउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये भी हम करेंगे। तो ये तीनों इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। एक जो नहीं करेंगे वो कौन सा, सीटी स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर इज। सर्वाइकल कैंसर का स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, ये आपको पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर आपको आंसर में करना था ऑप्शन थर्ड, साइटोलॉजी फॉर सर्वाइकल स्मीयर। ये स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर के लिए। यहाँ पर देखिए, सर्वाइकल स्मीयर साइटोलॉजी इज द स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ली आइडेंटिफाइड एंड इफेक्टिवली मैनेज्ड कैंसर इज। यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन कैंसर से पूछे गए हैं, जिसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अर्ली आइडेंटिफाई। अगर इसको अर्ली आइडेंटिफाई कर ले तो उसको हम इफेक्टिवली मैनेज भी कर सकते हैं। तो वो कौन सा कैंसर है, देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को हम VIA से अर्ली डिटेक्ट कर ले तो इसको हम जल्दी से इसको ठीक भी कर सकते हैं, यानी इफेक्टिवली इसको ट्रीट भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, सर्वाइकल कैंसर कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड इफ डिटेक्ट ऑन द टाइम एज देयर इज इन ए गैप बिटवीन अर्ली नॉर्मल सेल बिनाइन टू शो सम चेंजेज। मतलब जो भी नॉर्मल सेल्स है उसमें अगर किसी प्रकार को चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, अगर आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसको हम इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। VIA, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, आपको पता ही है। तो ये टेस्ट करके हम इसको अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं और इफेक्टिवली इसको ठीक भी कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से कैंसर का पूछा गया। यहाँ पर आपको फिर से कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है, कैंसर विच इज प्रिवेंटेबल, क्यूरेबल एंड रेस्पॉन्स वेल टू सर्जरी एंड रेडिएशन इफ डिटेक्ट अर्ली। वहाँ पर भी आपको क्या पूछा था कि अगर अर्ली डिटेक्ट हम कर लेंगे तो उसको इफेक्टिवली मैनेज भी कर पाएंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कैंसर है जो प्रिवेंटेबल भी है, क्यूरेबल भी है, प्रिवेंटेबल भी है, क्यूरेबल भी है, साथ ही साथ सर्जरी के प्रति कैसा है, वो वेल रेस्पॉन्ड कर रहा है, और रेडिएशन थेरेपी के प्रति भी वेल रेस्पॉन्ड या फिर वेल उसकी जो भी रिजल्ट है वो आने हैं अगर उसको अर्ली डिटेक्ट कर ले तो यहाँ पर आपको सर्वाइकल नहीं करना है, यहाँ पर आपको करना है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर को अगर अर्ली डिटेक्ट कर ले तो इस ये जो है सर्जरी और रेडिएशन के प्रति जो है इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और ये जो कैंसर है ओरल कैंसर, ये प्रिवेंटेबल भी और क्यूरेबल भी है। ठीक है, तो यहाँ से ओरल कैंसर जो है आपको राइट आंसर करना था। यहाँ पर देखिए, ओरल कैंसर, ओरल कैंसर जो है बहुत प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल है, और यहाँ पर ये BPCCHN एग्जाम में पहले पूछा भी गया था। कैंसर ऑफ द लिप, टंग्स, गम्स एंड फ्लोर ऑफ माउथ, वन इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर। तो ओरल कैंसर जो है इंडिया का मोस्ट कॉमन कैंसर है, जो लिप्स को, टंग और गम्स एंड फ्लोर ऑफ माउथ को जो है अफेक्ट करता है। तो ये BPCCHN एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए फिर से एक और रेशनल में आपको दिखा देता हूँ। ओरल कैंसर जो है वो बहुत प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल है, साथ ही साथ ओरल कैंसर जो है रेस्पॉन्स वेल टू सर्जरी एंड रेडिएशन टू डिटेक्टेड अर्ली। अगर अर्ली डिटेक्ट कर ले तो ये बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट फ्रिक्वेंसी फॉर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बाय वुमेन इज। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस तो आप साथ में पढ़ते जाना, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको आंसर में करना ऑप्शन थर्ड, वंस ए मंथ। जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करती है वुमेंस, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पूछी गई थी, बेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आपको राइट आंसर में क्या करना है, वंस ए मंथ, महीने में एक बार ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो आप कर सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी मानी गई है। यहाँ पर आपको रेशनल के अंदर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बेस्ट टाइम टू डू,
कब करना चाहिए उसके लिए बेस्ट टाइम, तो आपको राइट आंसर क्या करना था, वंस ए मंथ, या फिर अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्क है तो उसके 10 दिन बाद में। तो ये बेस्ट टाइम है जब हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पर कुछ और भी दे रखे हैं ऑप्शंस, यानी कि जो रेशनल है वो आप और पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर सस्पेक्टेड सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे जो भी सस्पेक्टेड सिम्टम है वो किसके हैं, हार्ट डिजीज के हैं, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, बेबी इज हाइपर एक्टिव। ये कोई सिम्टम नहीं है हार्ट डिजीज का। रैपिड ब्रीदिंग ये भी है, साइनोटिक स्पेल एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन, ये सब कुछ हार्ट डिजीज के क्या है, सिम्टम्स है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट ये पूछा था, तो आपको ऑप्शन फोर्थ जो है वो राइट आंसर करना था। देखिए हमारे नोट्स के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। रैपिड ब्रीदिंग आपको ऑप्शन में दिया गया है, ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको दे रखा है, साथ ही साइनोटिक स्पेल ये भी आपको दे रखा है। आगे आपको फ्यूचर में पुअर वेट गेन और टायर्डनेस ऑन फीलिंग ये भी आपको दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था साइनोटिक को लेकर कि जो साइनोटिक डिजीज कंडीशन है या फिर साइनोसिस से एसोसिएटेड कौन सी डिजीज कंडीशन है, तो वहाँ पर आपको आंसर में करना था TOF, ये 2021 में पूछा गया था। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एसाइनोटिक साइनोसिस से नॉट एसोसिएटेड कौन सी डिजीज कंडीशन है, तो आपको आंसर में VSD या फिर ASD ऑप्शन में दिया जाएगा और यही आपको आंसर में करने हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन और डिटेल में आप पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्रोपिक वाजिनाइटिस इज ए कंडीशन विच कैन अकर इन, एट्रोपिक वेजिनाइटिस एक कंडीशन है जो किसकी वजह से होती है, फिर किन में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको आंसर में करना है ऑप्शन फर्स्ट, पोस्ट मिनोपोजल वुमेन। पोस्ट मिनोपोजल वुमेन में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सिक्रेट नहीं होता है मिनोपोज होने की वजह से, तो एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से उनमें एट्रोपिक वेजिनाइटिस जो है कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, इसको रेशनल में और देखते हैं। देखिए यहाँ पे एट्रोपिक वाजिनाइटिस is a condition which can occur in post-menopausal women due to deficiency of estrogen hormone which occurs after menopause। मेनोपॉज के बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से जो है एट्रोपिक वेजिनाइटिस डिजीज कंडीशन जो है वो डेवलप होती है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर। बाकी इसके सिम्टम्स आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, बाकी इसको और भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से और भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाउल स्मेलिंग एंड ब्लड स्टेंड डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर कैन लीड टू, फाउल स्मेलिंग और ब्लड स्टेंड अगर डिस्चार्ज ईयर से हो रहे हैं तो मतलब वो पर्सन किस बीमारी से सस्पेक्टेड हो सकता है, तो यहाँ पर आपको आंसर में करना ऑप्शन सेकंड, ब्रेन एब्सेस। उस पर्सन को क्या हुआ है, ब्रेन एब्सेस हुआ है जिसकी वजह से फाउल स्मेलिंग एंड ब्लड स्टेंड डिस्चार्ज हो रहे हैं। चलिए आपको यहाँ पे रेशनल में और दिखा देता हूँ इसको। ईयर कैन बी फाउल स्मेलिंग एंड ब्लड स्टेंड, ये डिस्चार्ज की बात हो रही है। दिस इंडिकेट द परफोरेशन एंड अनसेफ वन दैट इज द ग्रेटर चांसेस टू स्प्रेडिंग टू द ब्रेन एंड कॉजिंग द ब्रेन एब्सेस, यानी कि इन परफोरेशन को इंडिकेट कर रहा है और ये ब्रेन की तरफ जो है स्प्रेड होगा और ब्रेन में अगर स्प्रेड होगा तो ब्रेन एब्सेस कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या करना था, ऑप्शन सेकंड, ब्रेन एब्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू स्टॉप एपिस्टाक्सिस यूज गॉस सॉक्ड इन, देखिए एपिस्टाक्सिस को ठीक करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए, एपिस्टाक्सिस का मतलब हो गया नोज ब्लीडिंग या फिर नॉर्मली हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं नक्सीर आना। नक्सीर अगर किसी पर्सन को आ रही है और उसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पेशेंट की नक्सीर अभी तक नहीं रुकी है, मान लीजिए आपने नोज़ को पिंच किया, 10 मिनट तक आपने पिंच करके रखा लेकिन फिर भी वो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, जो गोज है वो लेना है, लेकिन उस गोज को किस में भिगोना है वो आपको पूछा गया। यहाँ पर आपको आंसर में करना था ऑप्शन थर्ड, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है सॉल्यूशन, उसमें गोज को सॉक करना है और ये आपको वहाँ पे लगाना है। देखिए यहाँ पे रेशनल में आपको और बता देता हूँ, एपिस्टाक्सिस का मैनेजमेंट है जिसमें ये क्वेश्चन बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है, नोज पिंच कितने समय तक करना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो गोज है उसको सोक करना है किसमें, एड्रेनलिन में एंड ऑक्सीमेटाजोलिन नेजल स्प्रे, दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो आपको मिल सकता है। तो जो ऑक्सीमेटाजोलिन नेजल स्प्रे और जो एड्रेनलिन है दोनों एक ही काम करती है, क्या काम करती है, ब्लीडिंग जो वेसल्स है उनको क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है तब ये काम आपको करना है, यानी ये काम आप कर सकते हैं उस टाइम। ठीक है, बाकी आप इस रेशनल को और पढ़ लेना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऑल आर द मेजर टू बी टेकन केयर इन केरेटाइटिस बिफोर रेफरिंग टू हायर फैसिलिटी एक्सेप्ट। पेशेंट आपके पास में आया केरेटाइटिस का, उस पेशेंट को क्या करना है, आपको हायर फैसिलिटी पे रेफर करना है, 100% करना है, क्योंकि ये क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है। लेकिन आप यहाँ पर कौन कौन से एक्शंस आप लेंगे या फिर कौन कौन से इंटरवेंशंस आप यहाँ पर परफॉर्म करेंगे एक को छोड़कर। तो यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ, रेफर एज एन इमरजेंसी विदाउट एनी इंटरवेंशन। यानी आप रेफर कर देंगे क्योंकि ये इमरजेंसी है, इसलिए आप रेफर कर देंगे बिना किसी इंटरवेंशन के। आप कुछ भी नहीं करेंगे, पेशेंट आए उसको आपने रेफर कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखो आपको क्या क्या काम करना है। क्लोरामफेनिकोल जो है वो आपको एडमिनिस्टर करवाना है पहले घंटे में प्रत्येक 5 मिनट से। 5 मिनट हुए फिर से क्लोरामफेनिकोल की ड्रॉप्स डालनी, फिर से 5 मिनट हुए फिर से डालनी, इस प्रकार से एडमिनिस्टर करवाना है। देन साथ ही एट्रोपाइन जो ऑइंटमेंट है वो अफेक्टेड आई में जो है अप्लाई करवाना है। और जो पैरासीटामोल टैबलेट है, टैबलेट जो पैरासीटामोल है ये ऑरली एडमिनिस्टर करवाना है बिफोर रेफरल। तो ये सारे काम आपको करने हैं रेफर करने से पहले। जो नहीं करना वो कौन सा ऑप्शन फोर्थ। देखिए रेशनल के अंदर आपको और यहाँ पर मिल जाएगा हमारे नोट्स के अंदर भी, केरेटाइटिस या फिर कॉर्नियल अल्सर का टॉपिक है। और यहाँ पर ये क्या है, दिस इज एन इमरजेंसी, इमरजेंसी इसको रेफर करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। लेकिन आपको कुछ काम तो करने हैं पहले, ऐसे डायरेक्टली रेफर नहीं करना है। क्लोरामफेनिकोल या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है वो आप पेशेंट को दीजिए, और पेशेंट के रिलेटिव्स को या फिर पेशेंट को बोलिए कि आप प्रत्येक 5 मिनट से 1 घंटे में इस ड्रॉप को यूज़ करिएगा। साथ साथ एट्रोपाइन ऑइंटमेंट जो है ये भी आपको अप्लाई करना है, कहाँ पर, अफेक्टेड आई में। और आई पैड भी, जो भी अफेक्टेड आई वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ओरल जो एनाल्जेसिक टैबलेट है लाइक पैरासीटामोल, ये भी आपको देना है रेफर करने से पहले। तो ये यहाँ से आपको सेम एज इट इज़ ऑप्शंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पल्स टू बी चेक्ड आफ्टर गिविंग रिकवरी पोजीशन टू एन इंजर्ड पर्सन फॉलोड बाय एक्सीडेंट इज। देखिए पेशेंट जो है एक्सीडेंट का आपके पास में है, आपने क्या किया, उस पेशेंट को रिकवरी पोजीशन दिए ताकि उसको ब्रीदिंग वगैरह अच्छे से हो सके। तो आपने रिकवरी पोजीशन तो आपने उसको दे दी। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि कौन सी पल्स आप उस पेशेंट की चेक करेंगे, उस पर्सन की कौन सी पल्स आप चेक करेंगे। यहाँ पर आपको आंसर में करना है ऑप्शन फर्स्ट, कैरोटिड पल्स। अगर रिकवरी पोजीशन पेशेंट को दी है तो ब्रीदिंग आपको चेक करना है, साथ ही साथ कैरोटिड पल्स भी आपको चेक करना है। ध्यान रखिएगा रिकवरी पोजीशन में कैरोटिड पल्स जो है वो चेक करनी होती है, ब्रीदिंग भी चेक करना होता है। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, देखिए क्या पूछा गया, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको एक तोहफा दे के जाने वाला है। देखिए क्या पूछा गया है, बिफोर ट्रांसपोर्टिंग एन एक्सीडेंट विक्टिम टू हायर हेल्थ फैसिलिटी द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एग्जामिनेशन टू बी फॉलोड बाय हेल्थ वर्कर इंक्लूड। एक पेशेंट है, पेशेंट भी कौन सा है, एक्सीडेंट वाला है, इसको आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ पर, हायर हेल्थ फैसिलिटी पे। तो आप इसको जब रेफ़र कर रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्ट इस पेशेंट का कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ काम तो करेंगे ही करेंगे पहले। ऐसा तो है नहीं एक्सीडेंट का पेशेंट आया आपके पास में, नहीं इसको तो यहाँ पे ले जाओ, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। आपको ड्रेसिंग भी करनी है, ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको स्टॉप करने का जो इंटरवेंशन है वो आपको फॉलो करना है। तो ये सारे काम करने हैं, उसके बाद में आपको उसको रेफ़र करना है। तो यही तो आपको पूछा गया कि एज ए हेल्थ वर्कर आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये एक और तोहफा मिलने वाला है, तोहफे का मतलब हो गया यहाँ पर भी आपको बोनस अंक मिलने वाला है। ये 2 बोनस अंक जो मैंने आपको पहले कहे थे, ये दोनों बोनस अंक आपको मिलेंगे, और 2 बोनस अंक BNS 041 में भी मिलेंगे, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है कंट्रोल एक्सटर्नल ब्लीडिंग। अगर एक्सीडेंट का पर्सन है तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, एज ए हेल्थ वर्कर आपका ये काम होगा। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी आपको क्या करना है, चेक करना है। और फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, क्लियर एंड मेंटेन एयरवे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये फर्स्ट प्रायोरिटी ही आपको पूछी जाती है ना। तो ये तीनों के तीनों काम तो आप करेंगे ही करेंगे। अब चौथा काम क्या रह गया वो भी देख लीजिए, लुक एट पीपल टू रिएक्शन टू लाइट। लाइट के प्रति प्यूपिल्स की क्या रिएक्शन है ये भी आपको देखना है। तो ये चारों के चारों काम है, इसलिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक तोहफा मिल रहा है बोनस अंक का। तो यहाँ पर आपको बोनस अंक मिल जाएगा। पेशेंट इंजरी का है यानी एक्सीडेंट का है, तो आप क्या करेंगे, ब्रीदिंग तो चेक करना ही है, साथ ही साथ कैरोटिड पल्स भी चेक करना है, रिकवरी पोजीशन उसको देनी है। ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताई दी है। एज यहाँ पर देखिए एयरवे क्लियर करना है और मेंटेन रखना है, ठीक है। साथ ही साथ जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है उसको आपको कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर आपको चेक करना है,
और जो प्यूपिल्स है उसकी लाइट के प्रति क्या रिएक्शन है ये भी आपको देखना है। तो ये कुछ इंटरवेंशंस जो है आपको करने हैं ट्रांसपोर्ट करने से पहले। इसलिए आपको 2 बोनस अंक जो है इस पेपर में आपको मिलने वाले हैं, और BNS 041 में भी 2 बोनस अंक मिलने वाले हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट हम पेपर की बात करेंगे वो BNS 041 की करेंगे, उसके कंप्लीट क्वेश्चंस के रैशनल्स आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये हमारा BNS 041 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस पेपर में नहीं रही होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, कहीं पर आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, कोई मैसेज जो भी कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट, उनको मैं बता दूं ये PDF सिर्फ और सिर्फ उनको मिलेगी जिन्होंने कोर्स बाय कर रखा है। उनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ में ये PDF अटैच हो जाएगी। आज या कल तक दोनों पेपर की PDF जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो जिन्होंने कोर्स बाय कर रखा है वो अच्छे से इसको और पढ़ लेना, और जो नोट्स आपको दे रखे हैं वो नोट्स आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।